आप सभी को नमस्कार। साथियों, इन दिनों अखिलेश जी पर एकाग्र चल रहा है और उसी की अगली कड़ी में हम लोग आज उपस्थित हैं। मगर आज अपराह्न एक बेहद दुखद खबर आई। हम सभी के प्रिय लेखक और एक भरे पूरे साहित्यिक जीवन को जीने वाले शेखर जोशी जी का आज देहांत हो गया। अभी हाल ही में उन्होंने अपने 90 वर्ष पूरे किए थे। अच्छा होता कि वे हमारे बीच और रहते, शतायु होते, मगर यह संभव न हो सका। गाजियाबाद में आज छोटे पुत्र के यहाँ वे रह रहे थे, तो वहीं एक पारस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। स्वयं मेरी भी उनसे, जब वे पुणे में थे विगत वर्ष, तो बात हुई थी, और जिस जिंदा दिली के साथ और जिस आत्मीयता के साथ वे लोगों से बातचीत करते थे, या कई बार स्वास्थ्य प्रतिकूल होने पर भी किसी कार्यक्रम में आने के लिए अपनी ओर से तो हाँ कह ही देते थे, वे सारी बातें याद आती हैं। मगर उनके परिवार से लोग उन्हें निश्चय ही एक मीठी झिड़की भी दिया करते थे कि सर्वप्रथम स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मगर लेखक के भीतर का जो एक जुनून है, वह उसे अलग दिशा में ही बढ़ने को लेकर कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करता है। शेखर जोशी भी आजीवन उस तरह से बड़े सक्रिय रहे। तमाम उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, उनके शब्द चित्र हम सभी के जेहन में हैं, और उनके रचे में निश्चय ही वे हमारे साथ बने रहेंगे अरसे तक, लंबे लंबे समय तक। तो इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी ओर से प्रणाम कहता हूँ, उनका नमन करता हूँ। और आज के जो हमारे वक्ता हैं, वे भी उनके साथ काफी जुड़े रहे हैं। प्रियम अंकित जी, वे भी इस अवसर पर उन्हें याद करेंगे। और कुछ एक पत्रिकाओं ने अभी उन पर विशेषांक भी निकाले। अभी हाल ही में आजकल की ओर से भी उनके प्रधान संपादक राकेश रेणु जी से भी बातचीत हो रही थी। तो कैसे वह एक महत्वपूर्ण विशेषांक आ सका। तो अच्छा होता कि वे हमारे बीच होते, या हमारा एक लेखकीय स्वार्थ भी इसमें है कि हम अपने लेखकों को अधिक से अधिक अपने पास, अपने साथ देखते रहना चाहते हैं। उससे अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करते हैं। स्वयं भी कहीं न कहीं ऐसी शख्सियतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो खैर, यह दुखद घड़ी है निश्चय ही। तो आइए मित्रों, हम प्रियम अंकित जी को भी स्क्रीन पर लेते हैं और वे भी सर्वप्रथम शेखर जोशी जी को याद करेंगे, उनकी स्मृति में कुछ बातचीत करेंगे, और फिर हम अपने इस नियमित एकाग्र पर आएंगे। जी प्रियम अंकित जी, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी। मैं आपको बधाई देता कि आपने अखिलेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो आयोजन करने का जो एक बीड़ा उठाया, उसे आपने बखूबी अमली जामा पहनाया। लेकिन आज थोड़ा हृदय व्यथित है। हमारे समय के महान रचनाकार शेखर जोशी जी के निधन की खबर
आई है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अचानक हमको छोड़कर चले गए हैं। वे एक बहुत ही शानदार इंसान थे और रचनाकार तो वह बड़े थे ही। मैं उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यहाँ मैं थोड़ा ठहर कर शेखर जी के अवदान पर कुछ बातें रखना चाहूंगा और फिर उसके बाद अखिलेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी बात रखूंगा। आजादी के बाद हिंदी कहानी महज शहरी या कस्बाई मध्य वर्ग का कुलीन आख्यान बन के रह जाती अगर कुछ जनपक्षधर कहानीकारों ने इस कुलीन प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी रचनात्मक ऊर्जा को अभिव्यक्त न किया होता। ऐसे कहानीकारों में शेखर जोशी जी का नाम महत्वपूर्ण है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, उनकी उनकी कहानियों को पढ़ता हूँ, उनके लेखन से जब गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि शेखर जोशी जी स्थापित के विस्थापन के नहीं बल्कि विस्थापित के स्थापन के कहानीकार हैं। वह अपने दौर की कथा प्रवृत्तियों में जड़ जमाए बैठे हिमालय के औदात्य या पठार के धीरज को पूरी तरह से विस्थापित नहीं करते बल्कि इन प्रवृत्तियों में लगभग विस्थापित जन संघर्ष की चेतना के कलात्मक वैभव को वह अपनी रचनाओं में स्थापित करते हैं। क्योंकि उनके यहाँ पहाड़ है तो जाहिर सी बात है, पहाड़ है तो उसका धीरज भी होगा ही होगा, लेकिन वो जो तत्व, जो पहाड़ का धीरज या इस तरह की पठार का धीरज, इन सबकी कहानियों में जो जन संवेदना के तत्व नदारद रहते थे, शेखर जी ने उन्हीं तत्वों को दोबारा अपनी कहानी में स्थापित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कहानी में जो उस दौर की जो एक कुलीन कला थी, तो उससे बहिष्कृत और उखड़े हुए जनधर्मी संस्कारों को जमा कर उस समानांतर कथावृत्ति को मजबूत किया जिसके प्रतिनिधि अमरकांत जी, मार्कंडेय जी और शिव प्रसाद सिंह जी से लेकर शिवमूर्ति जी जैसे कहानीकार रहे। तो हम ये देखते हैं कि एक ये धारा जो चली तो उसमें शेखर जी ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इसलिए शेखर जोशी जी की कहानियों में उखाड़ फेंकने के विध्वंस का गर्जन नहीं मिलता बल्कि रचनात्मक रूप से ऊर्जावान खामोशी मिलती है। तो शेखर जी को सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों से बड़ा गहरा लगाव था। पहाड़ी इलाकों की गरीब जनता की कठिन जीवन स्थितियां, उनका संघर्ष, उत्पीड़न और यातना के बीच साधारण जनता का प्रतिरोधी तेवर और निम्न मध्यम वर्ग का आर्थिक व सामाजिक यथार्थ इन कहानियों को आजादी के बाद भारतीय जनता के साधारण जीवन के विश्वसनीय चित्र के रूप में स्थापित करता है। वैचारिकी के कृत्रिम आरोपण के बजाय घटनाओं और ब्योरों को अपने कहन का इस हिस्सा बनाती शेखर जोशी की कहानियां एक प्रतिबद्ध किस्म की वैचारिकी को पुष्ट करती है। भावुकता और वैचारिकता के अतिरेकों से, ये जो अतिरेक होते हैं भावुकता के और वैचारिकता के, उससे मुक्त कहानियां उन्होंने लिखी जो विसंगति और विडंबनाओं के बीच सांस लेते जीवन के संघर्षों का दस्तावेज बनती है। शेखर जोशी जी की कहानियां स्वभावतया स्फीति की विरोधी हैं। सारांश और संक्षेपण इन कहानियों की खासियत है। मितभाषी होने के चलते लंबी कहानियों का अभाव शेखर जी के यहाँ मिलता है और उनकी कहानियां भी बहुत सीमित संख्या में हैं। लेकिन इस संक्षिप्तता में मानव जीवन की जो विराट विसंगतियां हैं, जो विराट विडंबनाएं हैं और साथ ही जो मानव जीवन की संभावनाएं हैं,
उनको शेखर दादा ने जिस तरह से अपनी कहानियों में पिरोया, यह वास्तव में एक दुर्लभ गुण है। उनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे दाज्यू, कोसी का घटवार, बदबू, मेंटल, नौरंगी बीमार है, इस तरह की जो कहानियां हैं, उनमें हम संक्षिप्तता का औदात्य पाते हैं। और वास्तव में संक्षिप्तता भी कितनी उदात्त हो सकती है, इसका परिचय जब हम शेखर जोशी जी की कहानियां पढ़ते हैं तो हमें मिलता है। तो ये सभी कहानियां घटनाओं और ब्योरों पर केंद्रित है, और घटनाएं और ब्योरे हर कहानीकार को शब्दों और वाक्यों के विस्तार का प्रलोभन देते हैं। लेकिन शेखर जोशी जी के यहाँ हम देखते हैं कि एक लेखक के रूप में शेखर जी इन प्रलोभनों से काफी सचेत हैं। एक कहानीकार के रूप में वे घटनाओं के भीतर पूरी शिद्दत से प्रवेश करते हैं, मगर वह उनके अलग अलग बारीक ब्योरों को विस्तार से दर्ज नहीं करते हैं। इसके उलट वह अतिरिक्त और फालतू ब्योरों को एक कुशल कलाकार की तरह बड़ी सूक्ष्मता से छांटते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि शिल्प और कथ्य के बीच बारीक संतुलन से सजी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी कहानियां जो अपने पाठकों के विवेक पर पूरा भरोसा करती हैं। और विश्व के साहित्यिक परिदृश्य में एक समय यह बात लगभग स्थापित हो चली थी कि सामाजिक रूप से लेखक अगर प्रतिबद्ध है तो वो विस्तार होगा उसकी कहानियों में, और एक स्फीति होगी, और संक्षेपण और जो सारांश है वो जिनकी कहानियों में मिलेगा वो अस्तित्ववादी लेखक होंगे या कलावादी होंगे। लेकिन शेखर जोशी जी की कहानियों में संक्षिप्तता भी है और साथ में प्रतिबद्धता भी है, जो कलावादियों के यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए जो केवल सतही प्रेक्षणों से अपनी आलोचना दृष्टि का निर्माण करते हैं, तो उनको हो सकता है ये लगे कि शेखर जोशी जी की कहानियों में रचनात्मकता का अभाव है, और इस पर हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी आलोचनात्मक समझ ही इतनी सीमित है। लेकिन मूल बात यह है कि ऐसे आलोचकों को यह बात समझ में आ ही नहीं सकती कि शेखर जोशी जी ने साहित्य की ऐसी समझ को चुनौती देने वाले विश्व के उन थोड़े से कहानीकारों के बीच अपनी जगह बनाई है, जिन्होंने संक्षिप्तता और प्रतिबद्धता के बीच की दूरी को कम करके अपने समय की रचना दृष्टि को एक नई दिशा दी है। तो शेखर जोशी जी साधारण जनता के साधारण प्रसंगों में कहानी की खोज करने वाले कहानीकार हैं, और ऐसी कहानियों से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जो यह दावा करते नहीं थकती कि जो कुछ भी उनमें है उसे काफी अनुसंधान और खोजबीन के उपरांत जीवन में ढूंढा जा सकता है। उनकी कहानियां आप ये देखिएगा कि जीवन से ही उभर कर सामने आती हैं। उनकी कहानियों में जीवन धड़कता है, वह हमारे आसपास का जीवन है, और यह बहुत स्पष्ट है, सहज है और सुलभ है। हम आम जीवन में शेखर जोशी जी की कहानियों को पढ़ते चलते हैं। तो ये इस तरह से कहानी को संभव बनाना वास्तव में एक कठिन साधना है, और सहजता और संवेदनशीलता के बीच जो सघन रिश्ता होता है उसे हम शेखर जी की कहानियों जैसे दाज्यू और कोसी का घटवार में देख सकते हैं। तो शेखर जोशी को याद करते हुए मुझे याद आ रहा है कि कुछ अरसा पहले लखनऊ में रविंद्र कालिया जी की स्मृति में एक आयोजन के दौरान मेरी मुलाकात शेखर दादा से हुई थी, और इस आयोजन में अखिलेश जी भी मौजूद थे, और शेखर दादा से उनकी आत्मीय बातचीत का मैं गवाह बना था। आज अखिलेश जी पर बोलते समय मुझे वह क्षण याद आ रहा है। शेखर दादा की कर्मभूमि इलाहाबाद रही, और अखिलेश जी का भी इलाहाबाद से गहरा लगाव रहा है, और मेरा बचपन और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से ही हुई। नौकरी करने मैं आगरा आया हूं, इसलिए
जब मैं अपने इलाहाबाद के दिनों की बात याद करता हूँ, तो शेखर जी का स्नेह याद आता है और अखिलेश जी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे याद आता है कि मैं तब बहुत छोटा था। मेरे पिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक थे और अखिलेश जी वहाँ छात्र थे। पिता अभिप्राय नाम की साहित्यिक पत्रिका का संपादन करते और उन दिनों इलाहाबाद साहित्यिक गतिविधियों से लबरेज शहर हुआ करता था और हमारे घर पर बहुत से लेखकों और साहित्यकारों का आना जाना होता था। कुछ युवा लेखक जो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी थे, तो वे भी मेरे पिताजी से मिलने अक्सर हमारे घर आते थे और उस दौर के मुझे याद है 2 युवा लेखक जिनसे जो मेरे घर पर आते थे और जो जो मुझे स्नेह जिनका मेरा जो जो मुझसे बहुत स्नेह रखते थे और आज भी उनका स्नेह मुझे मिलता रहता है। तो ऐसे 2 लेखक जो उस समय युवा थे, उनको मुझे आज याद आ रही है। उनमें से एक तो अखिलेश जी ही थे और दूसरे हैं देवी प्रसाद मिश्र जी। तो उन दिनों चूंकि मैं बहुत छोटा था, तो जो साहित्यिक चर्चा होती थी वो दूर से ही मेरे कानों में पड़ा करती थी। तो ये जो चर्चा मेरे कानों में पड़ा करती थी, तो इसका एक परिणाम ये हुआ कि मुझे यह समझ में आ गया कि अखिलेश जी उन अन्य विद्यार्थियों से एकदम अलग हैं जो मेरे पिताजी से बीए और एमए के पाठ्यक्रम से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने उस समय आया करते थे। अखिलेश जी जब आते थे तो पाठ्यक्रम से संबंधित कोई चर्चा नहीं होती थी। चर्चा होती थी तो इलाहाबाद के, भारत के और विश्व के साहित्यिक परिदृश्य पर गंभीर बहसें होती थी। साहित्य की गति पर, उसकी दुर्गति पर, साहित्य के प्रतिमानों पर, लेखन कला पर, रचना कौशल पर। तो जब तक अखिलेश जी इलाहाबाद में रहे, उनसे इसी तरह की मेरी मुलाकातें होती रही। फिर अखिलेश जी ने इलाहाबाद छोड़ दिया। दोबारा जब मेरी अखिलेश जी से मुलाकात हुई, तो मैं एमए कर चुका था और थोड़ी साहित्यिक समझदारी मुझ में आ चुकी थी और इलाहाबाद के साहित्यकारों के घर मैं आने जाने लगा था। खास तौर से रविंद्र कालिया जी और ममता जी के यहाँ मुझे स्नेह बहुत मिलता था। तो उन्हीं दिनों अखिलेश जी का किसी सिलसिले में इलाहाबाद आना हुआ और वो हमारे घर आए। हालांकि इलाहाबाद के साहित्यकारों से मैं थोड़ा बहुत मिलने जुलने लगा था, लेकिन मैं संकोची और शर्मीला बहुत था। आज तो मैंने थोड़ी बहुत निर्लज्जता अर्जित कर ली है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। कोई बड़ा लेखक जब मेरे सामने आता था तो मेरा संकोच अपने चरम पर होता था। तो यही स्थिति मेरी थी जब मैं दोबारा अखिलेश जी से मिला। अखिलेश जी ने बड़ी आत्मीयता से मुझसे मुलाकात की, मुझसे बातचीत की और मुझे लगा कि भाई मुझे भी कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरा संकोची स्वभाव, तो जो मेरे मुंह से निकला वह संकोच जनित मूर्खता का विरल उदाहरण था। मेरे मुंह से निकला, भाई साहब आप तद्भव पत्रिका बहुत अच्छी निकाल रहे हैं। तो इस पर अखिलेश जी की बहुत सहज प्रतिक्रिया थी। हाँ, यह कुछ कुछ वैसा ही था जैसे उस समय साहित्य के क्षेत्र में कोई नवागंतुक राजेंद्र यादव से मिले और कहे कि आप हंस बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, या ज्ञान रंजन जी से कहे कि आप पहल पत्रिका बहुत अच्छी निकाल रहे हैं। हालांकि तद्भव उन दिनों एक नई पत्रिका थी, लेकिन बहुत कम समय में वह एक महत्वपूर्ण पत्रिका बन चुकी थी, हंस और पहल के टक्कर की पत्रिका। तो अखिलेश जी का यह हाँ मुझे अभी तक याद है और उनका यह हाँ मेरे लिए इस बात की मिसाल बना कि कैसे एक बड़ा लेखक छोटों की संकोच जनित मूर्खताओं को सहजता से बर्दाश्त करता है और क्षमा करता है। फिर तो अखिलेश जी से फोन पर बात करने का एक सिलसिला चल निकला और उनसे आत्मीयता बढ़ती चली गई।
तो अखिलेश जी के व्यक्तित्व पर जब मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी न सिर्फ एक रचनाकार के रूप में बल्कि एक मनुष्य के रूप में भी प्रभावित करते हैं। वे विरल संवेदना के कथाकार और व्यक्ति हैं और रचनात्मक उत्कृष्टता के स्तर पर वह कभी कोई समझौता नहीं करते। साफ गोई है उनके व्यक्तित्व में। अखिलेश जी से बात करते हुए कभी यह नहीं लगता कि वो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, और जो अतिशय किस्म की जो भावुकता होती है उससे अखिलेश जी सचेत होकर बचते हैं और एक रचनाकार के रूप में वह भावुकता के पर्दे को तार तार करते हैं और यथार्थ को देखने की एक नई किस्म की तटस्थता को उन्होंने विकसित किया है। और एक संपादक के रूप में तो अखिलेश जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। नई रचनाशीलता के प्रति अखिलेश जी का उत्साह एक मिसाल बना। पूरी की पूरी एक नई पीढ़ी जो सामने आई और उसको कहानी में खड़ा करने का श्रेय जिन संपादकों को जाता है उनमें अखिलेश जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कई नए लेखकों को उन्होंने पहचाना जिन्हें हिंदी जगत में पहले कोई नहीं जानता था, और इन लेखकों की इक्का दुक्का कहानियां पहले छपी थी मगर उनकी कोई पहचान नहीं थी। अखिलेश जी ने ऐसे लेखकों की सामर्थ्य को पहचाना, उनसे कहानियां लिखवाई और बाद में यह बात साबित हुई कि ये कहानियां अपने ढंग की अनूठी कहानियां हैं और बहुत से कथाकार और खासतौर से युवा कथाकार ऐसे हैं जो अगर बाद में लिखना नहीं भी जारी रखते तो तद्भव में छपी इन कहानियों के लिए याद किए जाते। तो अब अगर अखिलेश जी की कहानियों पर बात की जाए तो सबसे पहले जो खासियत हमारा ध्यान आकृष्ट करती है वह यह है कि उनकी कहानियों को पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि जो दृश्य उनकी कहानियों में आ रहे हैं मानो वो आपकी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। उनकी कहानियों में वर्णनात्मकता आपको अधिक नहीं मिलेगी। उनकी कहानियों की पहचान है दृश्यात्मकता। आज के जटिल यथार्थ को अखिलेश जी अपनी कहानियों की दृश्यात्मकता में बहुत सहजता से साधते हैं। अपनी कहानियों की दृश्यात्मकता के चलते वह पाठक को अंत तक बांधे रखते हैं। और कहानियां ही नहीं, उनके उपन्यासों की भी यही विशेषता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कहानी के मुकाबले उपन्यास में दृश्यात्मकता को साधना एक मुश्किल काम है, क्योंकि कहानी का फलक उपन्यास जितना विराट भले ही न माना जाता हो मगर कहानी में संवेदनाएं एक बहुत ही डेंस किस्म के धरातल पर प्रस्फुटित होती हैं। इसलिए वहां खास तरह से कहानीकार को सचेत और सावधान होना पड़ता है। लेकिन उपन्यास में अगर इतनी ज्यादा डेंसिटी आ जाएगी या यूं कहें कि संवेदनात्मकता और दृश्यात्मकता का बहुत ज्यादा सांद्रण या संघनन वहां हो जाएगा तो पाठकों को वह अरुचिकर लगेगा। भले ही जो आलोचक हैं वो ऐसे उपन्यास को महान उपन्यास साबित कर दें, जैसे अंग्रेजी में जेम्स जॉयस ने एक उपन्यास लिखा है और जिसका नाम है यूलिसिस। तो इसे आलोचकों ने तो बड़ा महान उपन्यास सिद्ध कर दिया है और वास्तव में वह है भी, लेकिन ये पाठकों के नजरिए से अगर देखें तो यूलिसिस उपन्यास बहुत ही अपठनीय और अरुचिकर उपन्यास। लेकिन अखिलेश जी की रचना, चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो, संस्मरण इत्यादि हो, वह अत्यंत पठनीय है। तो अखिलेश जी की यहाँ रचनात्मक उत्कृष्टता और पठनीयता का अद्भुत संगम मिलता है और
अखिलेश जी की कहानियों की दृश्यात्मकता तो पाठकों के जहन में बस जाती है, और कई बार जब पाठक अपने जीवन में किसी परिस्थिति का सामना करता है तो उसे अखिलेश जी की कहानियों के दृश्य याद आते हैं। तो हम देखते हैं कि इन कहानियों की दृश्यात्मकता पाठकों के जीवन में उतर जाती है, और यही बात उनके उपन्यास के लिए भी सही है। जो उन्होंने जो उपन्यास लिखे उनमें भी यह दृश्यात्मकता है, लेकिन उनके उपन्यासों में पाठकों में अरुचि उत्पन्न करने वाली एक समेकित किस्म की दृश्यात्मक और संवेदनात्मक सघनता या डेंसिटी नहीं मिलेगी। उनके उपन्यासों में जो दृश्यात्मक संवेदना है वो हमें भिन्न भिन्न पैकेट्स के रूप में मिलती है, और ये पैकेट्स छितराते नहीं हैं, बल्कि अखिलेश जी बड़ी कुशलता से समूचे उपन्यास में इन दृश्यात्मक पैकेट्स को एक दूसरे के बरक्स साधते चलते हैं और पाठकों को अंत तक बांधे रखते हैं। यानी उनकी कहानियों और उपन्यासों की दृश्यात्मकता इस तरह की होती है कि हमें लगता है कि शब्दों से उभरकर दृश्य हमारी आंखों के सामने तैर रहे हैं, और मानो हम पढ़ नहीं रहे हों बल्कि देख रहे हैं। तो यह जो एक सिनेमाई तत्व है, एक सिनेमैटिक एलिमेंट है, यह अखिलेश जी की कहानियों और उनके उपन्यासों की खासियत है। और उनकी इस खासियत ने हिंदी के कहानीकारों की बाद की पीढ़ी को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। तो पहले मैं अखिलेश जी की कुछ प्रतिनिधि कहानियों जैसे श्रृंखला, वजूद, जलडमरू मध्य, शापग्रस्त, अंधेरा, ग्रहण आदि के हवाले से कुछ बातें रखना चाहूंगा। फिर उनके एक उपन्यास पर मैं विस्तार से कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो अखिलेश जी की कहानियों की अगर बात करें तो इन कहानियों के पार्श्व में, उनके बैकड्रॉप में सत्ता और शक्ति की संरचनाएं हैं। सत्ता और शक्ति की ये संरचनाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के भीतर गहरी पैठ रखने वाली विषमता मूलक व्यवस्थाओं में अपने को अभिव्यक्त करती है। और सत्ता और शक्ति की ये संरचनाएं किस तरह मनुष्य पर घात प्रतिघात करती हुई उसकी मनुष्यता को नष्ट करने की कोशिश करती हैं, और सत्ता का यह पूरा प्रपंच, यह पूरा तामझाम किस तरह मनुष्य की संवेदनाओं को, उसकी मनुष्यता को नष्ट कर देता है। अगर यह समझना हो तो हमें अखिलेश जी की कहानियां पढ़नी होगी। सत्ता जिस तरह से अमानुषिकता को हमारे भीतर संहिताबद्ध करती है वह बड़ा लुभावना होता है, और इसके लोभ में फंसकर हम अपनी सहमति से अपनी मनुष्यता को नष्ट कर देते हैं। यह हमारे समय का एक जटिल यथार्थ है कि हम कितनी सहजता से अनजाने में ही सत्ता संरचनाओं की अमानवीय संहिताओं को अपने भीतर उतारते चले जाते हैं, और इसका हमें पता ही नहीं चलता है। और इस सारी प्रक्रिया में सत्ता या शक्ति संरचनाएं जो सबसे बड़ा लोभ रचती हैं वह है सामान्य बने रहने का लोभ। यानी सत्ता हमारे भीतर यह भय पैदा करती है कि अगर हम उनका प्रतिरोध करेंगे, यदि हम सत्ता का या ताकतवर लोगों का प्रतिरोध करेंगे तो हमें असामान्य व्यक्ति मान लिया जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ठीक नहीं है, अथवा इसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है, या सनकी किस्म का व्यक्ति है। क्योंकि और भी लोग हैं, और इतने सारे सामान्य लोग हैं जो कष्ट उठाकर भी शांति से जी रहे हैं। वो तो नहीं सत्ता के खिलाफ कोई प्रतिरोधी तेवर अपना रहे हैं। अगर यही व्यक्ति प्रतिरोधी तेवर अपना रहा है तो इसका मतलब ये सामान्य नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यता के इस निकष का निर्माण
स्वयं सत्ता संरचनाएं करती हैं और समाज द्वारा मनुष्य के शरीर और मन के मुकम्मल सौष्ठव का निर्धारण सामान्यता के इसी निकष के अनुसार होता है। जो सत्ता द्वारा सृजित सामान्यता के इस निकष पर खरा नहीं उतरता उसे असामान्य करार दिया जाता है और हाशिए पर फेंक दिया जाता है, और इस असामान्यता को समाज शारीरिक और मानसिक विकलांगता या अपंगता के रूप में पहचानता है। तो अगर सत्ता की दमनकारी प्रवृत्तियों को, उसके शोषणकारी स्वरूप को अगर उजागर करना है तो सत्ता संरचनाओं ने सामान्यता की जो अवधारणाएं स्थापित की हैं उनके भीतर हमें तोड़फोड़ करनी होगी। यानी सत्ता द्वारा उपजाई गई तमाम किस्म की सामान्यताओं के बरक्स सामान्यता के एक विराट बेबनाव को रचना होगा। सामान्यता के बेबनाव से मेरा मतलब यह है कि सत्ता ने सामान्यता का जो प्रत्यय गढ़ा है उसका विखंडन करना होगा और शोषणकारी सत्ता से टकराने की, उससे संघर्ष करने की कोई भी जेन्युइन कोशिश सामान्यता के इस बेबनाव के बगैर अधूरी होगी। और सामान्यता के इस बेबनाव का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बीती शताब्दी में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गांधी ने प्रस्तुत किया था। गांधी ने जिस तरह अपने व्यक्तित्व को, यहाँ व्यक्तित्व से मेरा मतलब पर्सनालिटी से है, तो गांधी ने जिस तरह से अपनी पर्सनालिटी को विकसित किया उसमें सामान्यता का यह बेबनाव शामिल था। जब वह चर्चिल से मिलने इंग्लैंड गए तो चर्चिल ने उन्हें नंगा फकीर कहा, क्योंकि चर्चिल को आश्चर्य हुआ कि यह नंगा फकीर कैसे इतना बड़ा जननायक हो सकता है, क्योंकि चर्चिल जैसे सत्ताधीश के मन में जननायक की सामान्यता का, या यूं कहिए कि सामान्य जननायक का जो प्रत्यय था उसके बरक्स गांधी का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी सामान्यता के बेबनाव की गवाही दे रही थी। और गांधी ने सामान्यता के बेबनाव को जिस तरह रचा था उसके कई आयाम थे, उन सब पर बात करना यहाँ मुमकिन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक उदाहरण भर दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि शोषणकारी सत्ता के खिलाफ जूझने के लिए, यहाँ तक कि उसकी तमाम शातिर कारगुजारियों को समझने की और उसका प्रतिरोध करने की कोई भी जेन्युइन कोशिश सामान्यता के विराट बेबनाव के बगैर असंभव है। अखिलेश जी की रचनाओं का मूल स्वर सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर है। इसीलिए इन रचनाओं में सत्ता की शातिर कारगुजारियों को समझने की, सत्ता के खिलाफ संघर्ष की कोशिशों को समझने की और इन कोशिशों के हश्र को समझने की जेन्युइन चेष्टाएं हमें अखिलेश जी की कहानियों में मिलती है। इसलिए अखिलेश जी अपने लेखन में सामान्यता के बेबनाव को रचते हैं और इस बेबनाव के वाहक बनते हैं उनकी रचनाओं के मुख्य पात्र। जैसे श्रृंखला कहानी का मुख्य पात्र रतन कुमार है, जो लगभग अंधे होने की कगार पर है, या ग्रहण कहानी के पात्र राजकुमार को लीजिए जो पेठगना है, जिसका एक खास शरीर का एक खास अंग विकसित नहीं हुआ है, जिससे वो नित्य क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो पाता, होने में उसको दिक्कत आती है। तो ये सब शारीरिक रूप से विकलांग पात्र हैं और शारीरिक सौष्ठव का जो सामान्य निकष है, जो आमतौर पर सामान्यता की अवधारणाएं हैं, तो उसके बरक्स ये जो विकलांग पात्र हैं अखिलेश जी की कहानियों के, ये सामान्यता के बेबनाव के प्रतिनिधि बनकर सामने आते हैं। इसलिए इन कहानियों में इन पात्रों के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह सत्ता के दमन तंत्र और शोषण तंत्र के छल कपट को परत दर परत उघाड़ता चलता है। तो रतन कुमार भले ही दृष्टिबाधित है, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है।
उसके साथ कुछ चमत्कार घटित होते रहते हैं। उसमें एक चमत्कार यह भी है कि वह कभी-कभी अपने आंतरिक आलोक के बल पर बहुत सी ऐसी सूक्ष्मतम चीजों को देख लेता है जो सामान्य दृष्टि वाले भी नहीं देख पाते। तो ऐसे चमत्कारों को अपनी कहानियों में जगह देकर अखिलेश जी पाठक को लगभग चमत्कृत कर देते हैं। लेकिन यह देखने वाली चीज है कि इन कहानियों में चमत्कार सिर्फ चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं होता। इन चमत्कारों में जब अखिलेश जी इन चमत्कारों को जब अखिलेश जी कहानी में स्पेस देते हैं तो उसके पीछे एक 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 विजन होता है, और वह विजन है कि सत्ता द्वारा निर्मित सामान्यता के निकष का विखंडन करते हुए सत्ता की क्रूरताओं, बेईमानियों और शातिर कारगुजारियों को अनावृत करना। और आप विश्व साहित्य में देखिए तो मार्केज, गुंटर ग्रास, विलियम गोल्डिंग और जॉन अपडाइक जैसे विश्वविख्यात रचनाकार इसीलिए अपनी कहानियों में चमत्कार जैसी परिघटनाओं को बहुत महत्व देते हैं। तो अखिलेश जी की ये ऐसी कहानियां हैं जिनके पात्र विकलांग हैं और सामान्यता के बेबनाव के वो वाहक बनते हैं। लेकिन अखिलेश जी की बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिनके पात्र सामान्य हैं, वो विकलांग नहीं है। जैसे जलडमरू मध्य के सहाय जी हो गए, शापग्रस्त का प्रमोद वर्मा हो गया, या वजूद का जयप्रकाश हो गया। ये सब सामान्य पात्र हैं। लेकिन इन कहानियों में एक क्षण ऐसा आता है जब वह सत्ता का प्रतिरोध करने लगते हैं, और हम ये देखते हैं कि ठीक इसी क्षण में ये सारे सामान्य पात्र सामान्यता के बेबनाव के संवाहक बन जाते हैं। जैसे उनकी जो कहानी है जल डमरू मध्य, उसके जो उसका जो मुख्य पात्र है जो सहाय जी हैं, वो जब प्रतिरोधी मुद्रा अख्तियार करते हैं तो उनको आंसुओं की बीमारी लग जाती है और उनके आंसू सूख जाते हैं, और वो रोते हैं तो फिर रोते ही चले जाते हैं। इसी तरह शापग्रस्त कहानी का पात्र प्रमोद वर्मा है, वह ऊट पटांग बातें और हरकतें करने लगता है और फिस्टुला जैसे रोग का महिमा मंडन करने लगता है। और वजूद कहानी का पात्र जयप्रकाश भयानक घालमेल की गिरफ्त में आ जाता है। उसका नुस्खा खरीदने के लिए लोग उसे लाखों रुपए की पेशकश करते हैं, लेकिन और वह उसे मंजूर भी करना चाहता है। वो दिल से चाहता है कि ये जो रुपए पैसे की जो पेशकश मुझसे की जा रही है मैं उसे मंजूर कर लूं, लेकिन उसके मुंह से जो निकलता है वह है नामंजूर, और वह बरसों पुरानी किसी महक के आवेग में आकर वैद्य जी की पिटाई करने लगता है। तो हम देखते हैं कि अचानक ऐसा हो जाता है कि ये जो सामान्य से दिखते पात्र एकदम असामान्य किस्म की हरकतें करने लगते हैं। तो यही अखिलेश जी की कहानियों में है कि जो उनके यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे सत्ता के प्रति एक किस्म का प्रतिरोध सत्ता के लिए विकसित होने लगता है, तो जो सामान्यता का जो निकष, सामान्यता का जो प्रत्यय सत्ता द्वारा गढ़ा जाता है, तो हम देखते हैं कि उसका विखंडन होने लगता है, और ये पात्र चाहे सामान्य हो या विकलांग हो, ये एक किस्म से सामान्यता के बेबनाव को संभव करने लगते हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि अखिलेश जी ने अंधेरा शीर्षक से एक कहानी लिखी, लेकिन अंधेरा अखिलेश जी के यहाँ एक रूपक के तौर पर उनकी अधिकांश कहानियों में मौजूद है। अखिलेश जी के यहाँ अंधेरे का जो रूपक है और मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरे का जो रूपक मिलता है उसमें बहुत कुछ कॉमन है। मसलन दोनों के यहाँ अंधेरा सत्ता के दमन तंत्र द्वारा फैलाया गया अंधेरा है, और दोनों के यहाँ अंधेरे में ही
वह विजन या कौंध मिलती है जो सत्ता के शातिर चरित्र को उजागर करती है। मुक्तिबोध के यहाँ देखिए, अंधेरे में ही काव्य नायक को शहर का मशहूर हत्यारा डोमाजी उस्ताद जगमगाते कविगणों के साथ शोभा दल में शामिल दिखता है। और अखिलेश जी के यहाँ भी देखिए, रतन कुमार, राजकुमार, सहाय जी, प्रमोद वर्मा, जयप्रकाश, प्रेम रंजन और रेहाना का असलियत से सघन साक्षात्कार अंधेरे की कौंध में ही होता है। तो अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं अंधेरा कहानी के इस अंश को पढ़ना चाहूंगा। तो इससे ये है एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि अंधेरे का बिंब अखिलेश जी के यहाँ क्या कुछ कहता है। तो मैं इस अंश को पढ़ रहा हूं। रोशनी और अंधेरे में क्या फर्क होता है? रोशनी में सब कुछ दिखता है, लेकिन वह खुद नहीं दिखती। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। मगर रेहाना को दिख रहा था। स्मृतियां, कल्पनाएं, स्वप्न और आशंकाएं अंधेरे में ज्यादा स्पष्ट और चटक दिखती हैं। रेहाना के सामने अनेक दृश्य अंधेरे में चमगादड़ों की तरह फड़फड़ा रहे थे। अंधेरे में सुनाई अधिक साफ देता है। रेहाना के माथे में ढेर सारी अप्रिय आवाजों का कोहराम था। तो यह अंधेरा ही है जो अखिलेश जी के यहाँ चीजों को समझने की एक रोशनी देता है। तो ये मेरे कुछ सामान्य प्रेक्षण हैं अखिलेश जी की कहानियों को लेकर। अब मैं उनके उपन्यास अन्वेषण पर विस्तार से चर्चा करते हुए अपनी बातचीत को अंत तक ले जाऊंगा। तो जब उनके उपन्यास अन्वेषण को आप पढ़िए, तो आपको उनकी कहानी चिट्ठी की याद सहज ही आ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अन्वेषण पर बात करने से पहले अखिलेश जी की कहानी चिट्ठी पर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। तो आप चिट्ठी कहानी को जब याद करेंगे तो अखिलेश जी का एक निबंध है, चिट्ठी की रचना प्रक्रिया। और इस निबंध में अखिलेश जी ने स्वीकार किया है, मैं पढ़ देता हूं वह पूरा अंश। अपनी कहानी चिट्ठी से मुझे गहरा लगाव है और गहरी विरक्ति। पहले विरक्ति के बारे में। इस कहानी को लिखे हुए 25 बरस हो रहे हैं और इस बीच मैंने उसकी उपेक्षा करने, इसे थोड़ा पीछे धकेल देने के पर्याप्त जतन किए, लेकिन इसके बावजूद यह चुनौती देती हुई मेरे सामने है। आप पूछेंगे कि मैं ऐसा आत्महंता क्यों? बताता हूं। यह कहानी मेरी पहचान के साथ नत्थी हो गई। लंबे समय तक ऐसा हुआ कि मुझे कोई पहचानता या मेरा किसी से परिचय कराता तो यह वाक्य प्रकट होता, चिट्ठी कहानी के लेखक। शुरुआत में ये लफ्ज शहद की तरह मिठास से भरपूर थे, लेकिन बाद में कर्ण कटु, क्योंकि मैं एक लेखक के रूप में इस कहानी के ठप्पे से मुक्ति चाहता। क्योंकि एक लेखक हमेशा किसी ठप्पे, किसी लेबल, किसी इकलौती शिनाख्त को घोरना पसंद करता है। तो साथियों, यह एक लेखक का एक तरीके से कहिए आत्मस्वीकृति है। और यह सही है कि कोई भी लेखक किसी इकलौती पहचान के साथ नत्थी नहीं होना चाहता। लेकिन अखिलेश जी इस कहानी से गहरा लगाव भी रखते हैं और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी की रचना प्रक्रिया जैसा श्रेष्ठ निबंध लिखा है। तो चिट्ठी कहानी पर बात करते हुए मैं शुरुआत कहानी के अंतिम शब्दों से करूंगा। मैं उन्हें यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इस कहानी के अंतिम शब्द हैं, उस दिन अलग होने से पहले हमने तय किया, हम में से यदि कोई
कभी सुखी हुआ तो सारे दोस्तों को खत लिखेगा। लंबा समय बीत गया इंतजार करते, किसी दोस्त की चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी दोस्तों को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। तो अब इस कहानी के इस अंतिम अंश के बरक्स कहानी के जरा इस अंश पर गौर करें। मंडली में कई लोग थे, प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि त्रिपाठी, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मदन मिश्र आदि। हम विश्वविद्यालय के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वह नहीं थी जो गुरुओं के पैजामे का नाड़ा खोलने से आती है। हम उस तरह के पढ़ने लिखने वाले भी नहीं थे जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने बाड़े में ही डुबके रहते हैं। राजनीतिक रुझान भी थी हमें। तो अब इन दोनों अंशों को पढ़ने के बाद अब सवाल यह उठता है कि जो अपने गुरुओं का नाड़ा खोलने से, यानी प्रभावशाली लोगों की चापलूसी करने से इनकार करता है, इस व्यवस्था से असंतुष्ट रहते हुए बेहतर व्यवस्था की उम्मीद की निर्माण रखते हुए राजनीतिक रुझान भी रखता है, क्या वह आज उम्र के किसी मोड़ या मुकाम पर सुखी रह सकता है? इसीलिए यह कहानी हमें बेचैन करती है, क्योंकि यह इस सवाल को बड़ी शिद्दत से उठाती है। जब हमारे दौर की आर्थिक, सामाजिक या जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, ये सब जब समझौता परस्तों के हवाले हों और हमारे शासक दिन ब दिन लंपट होते जा रहे हों और संवेदनहीन होना ही सफलता पाने की जब पहली शर्त बन गई हो और ऐसी सफलता ही सुख का पैमाना बन गई हो, तो जिस चिट्ठी के लिखे जाने की बात इस कहानी में की गई है, वह बगैर संवेदनहीन हुए कैसे लिखी जा सकती है। और इसीलिए अखिलेश जी ने चिट्ठी कहानी की रचना प्रक्रिया में यह बात स्पष्ट की है कि इस कहानी में बेरोजगारी तो है ही, लेकिन बेरोजगारी के बजाय जो सुखी जीवन जीने का की जो एक कामना होती है, तो उस पे जो है ज्यादा जोर है। यानी कोई सुखी कैसे हो सकता है? चलिए आप बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी तो दुखी होने का एक कारण है ही है, लेकिन मान लीजिए आपको रोजगार मिल गया है, तो क्या रोजगार मिल जाने पर ही भी आप इस व्यवस्था में रहते हुए अगर आप संवेदनशील हैं, तो क्या आप रोजगार मिलने के बाद भी क्या आप सुखी रह सकते हैं? इसी चिट्ठी की रचना प्रक्रिया में ही अखिलेश जी यह बात कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने शापग्रस्त जैसी कहानी लिखी, जिसमें जो कथा नायक है वो रोजगार है उसके पास, लेकिन वो सुखी नहीं। तो मुख्य बात यही है कि आप ऐसी व्यवस्था में अच्छी से अच्छी नौकरी पाने के बावजूद भी संवेदनशील अगर हैं, तो सुखी नहीं रह सकते। और जो चिट्ठी कहानी है वो तो जिंदा संवेदनाओं की कहानी है, इसलिए उस कहानी में ऐसे सुख की तलाश करना तो बेईमानी होगा। तो यह कहानी जिंदा संवेदनाओं की कहानी है, क्योंकि यह मित्रता और दोस्ती की कहानी है। और पारंपरिक परिभाषा है कि दोस्त वह जो आपका सुख और दुख बांटे। अखिलेश जी की यह कहानी मित्रता की परंपरा के अनूठे विस्तार पर रोशनी डालती है। सुख बांटने को तो हर कोई लपकता है, लेकिन जो मित्र होता है वह लपकता नहीं है, बल्कि दिल खुद चाहता है कि उससे अपना सुख बांटा जाए, और दुख बांटने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन जो मित्र होता है वो निस्वार्थ भाव से आपका दुख बांटता है, और दुख इस तरह बांटता है कि दिल हल्का महसूस करने लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है। मित्रता गुंडों, राजनेताओं आदि के बीच भी होती है, लेकिन वह महज रस्मी होती है और स्वार्थों पर आधारित होती है। स्वार्थ खत्म तो मित्रता खत्म। लेकिन इस कहानी के जो मित्र हैं उनकी मित्रता स्वार्थ संबंधों पर नहीं टिकी है। इस मित्रता का आधार
वे मूल्य हैं जिनमें इस मंडली के सभी सदस्य अपनी आस्थाओं के साथ शरीक हैं। ये मूल्य समाज की सड़ी गली मान्यताओं से विद्रोह करने वाले मूल्य हैं। इस मंडली के सभी सदस्य युवा और विद्यार्थी हैं और इस मंडली के मूल्य भी ताजगी और उमंग की त्वरा में रचे पगे हैं। जैसे एक उदाहरण है, मकान मालिक विद्यार्थियों को कमरा नहीं देना चाहते, शराफत और खोखली पड़ चुकी नैतिक मान मर्यादाओं की रक्षा के नाम पर। लेकिन इस मंडली के सदस्य भी ऐरे गहरे नहीं हैं। उन्होंने भी ठान रखा है कि वो मकान वहीं लेंगे जहां नैसर्गिक सौंदर्य यानी सुंदरिया हो। इसके लिए वे मुस्टंडों के जमावड़े वाले चाय की दुकानों से लेकर उन घरों की तलाश में भटकते हैं जिनकी छतों पर शलवार, कुर्ते, दुपट्टे या अंतरंग वस्त्र लटके होते हैं। तो वाचक साफ कहता है, इस कहानी का जो नरेटर है वह अपने लिए भी और अपनी मंडली के सदस्यों के लिए भी यह कहता है कि हम लंपट, लुच्चे या ऐसे गिरे हुए नहीं थे। ध्यान दीजिए कि यहाँ वाचक मैं शब्द नहीं हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो आत्मविश्वास के साथ जो बात अपने लिए कर रहा है और उसे यह विश्वास है कि यह बात मेरी मंडली के सभी लोगों के लिए सही है। और सच्ची मित्रता व्यक्तिवाद को नहीं, व्यक्तिवाद को ठेंगा दिखाते हुए इसी सामूहिकता में विश्वास रखती है। तो यह जो हम है, ये इस सामूहिकता की और इस सामूहिकता के पर जो मित्रों का विश्वास होता है उसका प्रतीक है। तो और यह भी है कि युवावस्था में विपरीत लिंगों के बीच के प्रति आकर्षण में सहज होता है। लेकिन हमारा समाज जो पतनशील मूल्यों को पोसता है वो अपनी सामंती मानसिकता के चलते इस सहज आकर्षण को हीन नजरों से देखता है। और चिट्ठी कहानी को आए एक अरसा हो चुका है, लेकिन इस सामंती मानसिकता में कोई कमी नहीं आई है। और खाप पंचायतों में देखिए युवाओं का कत्लेआम जारी है। तो चिट्ठी कहानी के युवा पात्र इस हम की ताकत के होते, यानी आपसी भरोसे से उपजी सामूहिकता में अटूट विश्वास के बल पर समाज के सामंती संस्कारों को चुनौती देते हैं। समाज उन्हें भले ही लंपट मान लेता है, लेकिन जैसा कि वाचक कहता है इस कहानी में कि हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे, सीमा का अतिक्रमण करना हराम था हमारे लिए। और इस कहानी में यह स्पष्ट होता है कि इन मित्रों की तरफ अनेक लड़कियां लपकती थी और वे सभी अपने अपने विभाग के हीरो थे, लेकिन सभी इतने नैतिक थे कि अवसर को ठुकरा देते थे। तो सवाल यह है कि यह कैसी नैतिकता है जो अवसरों को लपकने के बजाय ठुकरा देने में विश्वास रखती है। सही अर्थों में ये अवसरवाद की मुखालफत करने वाला एक किस्म का नैतिक बोध है। जिस दौर में चिट्ठी की रचना हुई यह वह समय था जब पूंजीवाद की चतुर्दिक जीत के जश्न पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले थे। अभी समाजवादी खेमे का पूरी तरह ध्वंस नहीं हुआ था, लेकिन वह दौर दूर नहीं था और उसे यह कहानी बड़ी शिद्दत से भांपती है। और इस कहानी में यह दिखाई पड़ता है कि प्रतिबद्धता और पक्षधरता जैसे मूल्य, इनको जो संगठित करने वाले जो जन आंदोलन थे वो लगभग बिखरने की अवस्था में आने वाले थे। तो ये वह एक तरीके का परिदृश्य था जिसमें यह कहानी लिखी गई। और इसी परिदृश्य में विकास के नाम पर विस्थापन को बड़ी बेशर्मी से बरता जा रहा था और बेरोजगारों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ती जा रही थी। और इस बेरोजगारों की इस बढ़ती हुई संख्या के सामने सत्ता मुट्ठी भर अवसरों को उछाल कर यह समझ रही थी
कि हम बहुत सफल हैं और युवाओं के को हम जो है भरमाने में कामयाब हो गए। लेकिन चिट्ठी कहानी सत्ता के इसी छद्म का पर्दाफाश करती है। तो जो लोग सारे मूल्यों को दरकिनार कर सत्ता द्वारा फेंके गए उन इन मुट्ठी भर अवसरों को लपकने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से इस चिट्ठी के और के मित्रों की कोई सहानुभूति नहीं है। तो इस चिट्ठी में गणेश प्रसाद नाम का एक चरित्र भी है जो कि अध्यापक है और ये दोयम दर्जे का अध्यापक है। तो ये जो मित्र हैं ये गणेश प्रसाद जैसे दोयम दर्जे के अध्यापकों और विभागाध्यक्षों की भर्त्सना उनके मुंह पर करते हैं। और जहां विभाग के अन्य छात्र ऐसे अध्यापकों की चापलूसी करके और उनका जो है उनके साथ अपना सानिध्य बढ़ाने में लगे रहते हैं, वहां ये मित्र सीधे सीधे ऐसे अध्यापकों को नकार कर और उनकी अकर्मण्यता को सीधे सीधे जो उनके खिलाफ विद्रोह करके उनको जरा भी भाव नहीं देते हैं। तो गणेश प्रसाद जैसे अध्यापक समझौता परस्त अवसरवादिता के प्रतीक है और ऐसी अवसरवादिता को ये मित्र मंडली पूरी तरह से ठुकरा देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चिट्ठी कहानी अपने दौर के अवसरवाद का और विरोध करते हुए राजनीतिक रूप से एक बड़ी मुखर कहानी है। और छात्र संघों की राजनीति का जो चित्रण इस कहानी में मिलता है वह कमोबेश पूरे देश की राजनीति और राजनीतिक संगठनों पर एक धारदार कटाक्ष करता है। और इतने अरसों बाद भी छात्र संघों की राजनीति पर और हमारे देश की और इसी बहाने हमारे देश की राजनीति पर चिट्ठी नाम की एक कहानी जो कटाक्ष करती है वो आज भी अप्रासंगिक नहीं हुआ है। और इस कहानी का अंत बड़ा मार्मिक है। यह मित्र मंडली दुनियावी सफलता के लिहाज से तो नाकामयाब है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो क्यों नाकामयाब है। वो नाकामयाब इसीलिए है क्योंकि वो मनुष्यता और संवेदना के पक्ष में खड़ी है। और इस कहानी का जो कथ्य है इसने बहुध्वन्यात्मकता को कहानी में भाषा के अद्भुत इस्तेमाल द्वारा प्रतिष्ठित किया है। इसमें हम देखते हैं कि श्लेष मिलता है, वाक्पटुता मिलती है, खिलंदड़पन मिलता है और व्यंग्य भी मिलता है। तो इन सारे तत्वों के अद्भुत प्रयोग द्वारा यथार्थ की क्रूरताओं, विसंगतियों और विडंबनाओं को इस कहानी ने चित्रित किया है। और इस कहानी की भाषा बहुत सधी हुई भाषा है और इसने अपनी प्रासंगिकता को आज तक लगातार सिद्ध किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चिट्ठी कहानी और अन्वेषण उपन्यास का स्वर मिलता जुलता है क्योंकि दोनों के केंद्र में युवा वर्ग है। तो अब मैं कुछ चंद बातें अन्वेषण उपन्यास पर रखकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो अन्वेषण उपन्यास का एक अंश मैं यहाँ पढ़ता हूं। पर एक बात बताओ, हमारे जो इतने साल बर्बाद हुए उसे कौन वापस करेगा? इन वर्षों में हमने जिंदगी को जिंदगी नहीं जाना। हमने नहीं जाना कि सुख क्या होता है। हमने नहीं जाना सुकून क्या है। उस समय को फिर से कोई वापस देगा? वे दिन जब हम अपने आदमी होने को सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते, लोगों के सामने उसे सिद्ध कर सकते, वे दिन बेमतलब के बीत गए। यह वक्त हमें फिर मिल सकता है। यदि ब्रह्मा या यमराज जो भी हो कहें हमारी उम्र 10 वर्ष बढ़ गई तो भी बात नहीं बन सकती। हमारे खराब हुए वर्ष यौवन के वर्ष हैं। दान दिए वर्ष तब के होंगे जब कोई मृत्यु का इंतजार करता है, जिंदगी का नहीं। तो दोस्तों, आज हर तरफ शोर मचा है।
कारपोरेट जगत से लेकर तमाम राजनीतिक दल चीख रहे हैं कि उन्होंने युवाओं की शक्ति को पहचाना है और शीर्ष नेतृत्व में जगह दी है। और ये जो हमारा मीडिया है, उपभोक्तावादी मीडिया, ये भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा युवा वर्ग को ही निशाने पे ले रहा है। तो जब सत्ता का हर कोना युवता की चमक से दीप्त होने का चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा है और इस शोर शराबे को हर जगह आप देखिए बड़ी तवज्जो दी जा रही है, तो इस शोर शराबे के बीच अन्वेषण जैसे उपन्यास का होना अपने आप में सभ्यता के उस समूचे पड़ाव को कटघरे में ला खड़ा करना है जो इन दैत्याकार ध्वनियों में चिंघाड़ते युवानिष्ठ समाज का नियंता होने का दम्भ भरता है। तो इन चमकदार दावों के खोखलेपन की शिनाख्त करने वाली प्रयोगशाला सरीखा है अखिलेश जी का यह उपन्यास अन्वेषण। यहाँ भाषा के स्तर पर होने वाला हर प्रयोग संक्रमणशील दौर की भयानक सच्चाइयों के गहरे और व्यापक आयामों को उद्घाटित करता है। और यहाँ वास्ता हमारे समय के युवा की उस आत्मा से है जो हर पल कुचले और रौंदे जाने के बावजूद घुटना नहीं टेकती है और अपने भीतर की मुक्तिकामी छटपटाहटों को मरने नहीं देती है। तो यहाँ केंद्र में एक बेरोजगार युवा है। उपन्यास उम्मीदी और नाउम्मीदी के छोरों से टकराते इस युवा के मानसिक विक्षोभों का बड़ी शिद्दत से अन्वेषण करता है। और उपन्यास का एक और अंश है जिसे मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। बाहर निकला तो देखा कि थोड़ी दूर पर एक बच्चा खड़ा शायद अपने स्कूल रिक्शा का इंतजार कर रहा था। मैं आगे बढ़ा और पाया कि लाल लाल कपड़े पहने वह भूरी आंखों वाला लड़का मेरे सामने है। जबरदस्त इच्छा हुई कि इस बच्चे को प्यार कर लूं। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा, वह भी मुस्कुराया। मैं उसे गोद में लेने के लिए बढ़ा, तभी मुझे कौंधा कि मैं 29 साल का हो चुका हूं, 30वां शुरू है और अभी तक नौकरी नहीं पा सका। तो जिस दौर में शिक्षा धनार्जन का साधन मात्र बन के रह गई हो, उसमें बेरोजगारी एक शिक्षित युवा के लिए त्रासद विसंगतियों और विडंबनाओं का प्रवेश द्वार बन जाती है। एक सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने होता है कि अब क्या करें, और सारी त्रासदी इसी प्रश्न में घनीभूत हो उठती है और इसी प्रश्न का ब्रह्मास्त्र युवाओं का पीछा कर रहा होता है। और इसी ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए ये युवा किसी मकान मालिक या हॉस्टल के कमरे में दुबक जाते हैं और यही उनका किला होता है। और इस किले में, इसके भीतर उससे निकल के आकर लोगों को फेस करना और अपनी बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए सारी चीजों को, एक समूची दुनिया का सामना करना जिस पीड़ा और जिस विरक्ति का बायस बनता है, वो उसका भी अन्वेषण इस उपन्यास में हुआ है। तो एक अंश और है इस उपन्यास का कि मेरी नौकरी पाने की उम्र बीत गई। मेरी नौकरी पाने की उम्र का यह आखिरी साल था, लेकिन नहीं, मेरी नौकरी पाने की उम्र का आखिरी साल वह था जब मेरी नौकरी पाने की उम्र का पहला साल था। मेरी शुरुआत का पहला दिन मेरे अंत का अंतिम दिन था। हालांकि नौकरी कभी भी पाई जा सकती है और कभी नहीं पाई जा सकती है। फिलहाल कानूनन यह मेरी नौकरी पाने की उम्र का आखिरी साल था। अब मेरी नौकरी न पाने की उम्र का पहला साल था। तो आप देखेंगे यहाँ की भाषा में एक किस्म का खिलंदड़पन है, लेकिन यह खिलंदड़पन एक गंभीर त्रासदी को अभिव्यक्त कर रहा है कि जब
वाचक पीछे देखता है तो पीछे देखने पर शुरुआत में ही अंत के एहसास का अनुभव होता है, और यह युवा मन की संभावनाशीलता पर भयावह मन के मारक असर का द्योतक है। और यह केवल एक युवा की निजी संभावनाशीलता नहीं है, यह संक्रमणशील समय की दुरभिसंधियों पर खड़े मनुष्य की संभावनाशीलता पर किया जाने वाला प्रहार है। और इस प्रहार से ये जो संभावना लहूलुहान हो रही है, तो इसका अन्वेषण इस पूरे उपन्यास में मिलता है। तो एक और देखिए मैं अंश पढ़ूंगा, जिससे जो मुख्य जो स्थल हैं इस उपन्यास के, हालांकि ये जो समय है उसमें इस उपन्यास के सारे पक्षों पर बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कुछ अंश पढ़ते हुए मैं कुछ इसकी विशेषताओं पर बात करना चाहूंगा। तो एक अंश मैं पढ़ रहा हूं कि एक वक्त था कि मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में मशहूर किया था कि मैं जीवन के किसी भी इलाके में प्रवेश करूं, सफलता कदम चूमेगी। सचमुच मेरे मित्रों का दावा था कि मैं चाहूं तो बहुत बड़ा लेखक बन सकता हूं, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा अफसर बन सकता हूं, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा स्मगलर बन सकता हूं, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा अभिनेता बन सकता हूं, मैं जो भी चाहूं बन सकता हूं। लेकिन मैं किराए के कमरे की चारपाई पर एक निरर्थक मनुष्य की तरह लेटा हुआ था। अब कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कुछ भी करने के लिए सोचता तो अपनी 30 की उम्र का ख्याल घेर लेता। सब कुछ, संसार का हर कार्य और कारण निरर्थक और निष्प्रयोजन लगने लगता। तो संभावनाओं से लैस ऊर्जा ऊर्जा पुंज समय के भयानक रसायनों से अभिक्रिया कर अपने चारों ओर निरर्थकता और निष्प्रयोजनता के अंधेरों में गुम होने लगता है। यह इस अंश से प्रकट हो रहा है। इसमें वाचक यह अनुभव करने लगता है कि इधर वह स्वाद के रस से वंचित हो चुका है, वह गंध की तरंगों से वंचित है, वह रंग की किरणों से वंचित है, स्पर्श का रोमांच वह भूलने सा लगता है। उसे लगता है कि ऐसा ही एक दिन होगा जब जीवन के लिए उसकी उमंग उसके सम्मुख एक पारे की तरह डोलती हुई मिलेगी, और एक दिन होगा जब वह पारा भी अदृश्य हो जाएगा। तो अभी मैंने बात करते हुए यह स्पष्ट कहा था कि अंधेरे का रूपक, अंधेरे का बिंब अखिलेश जी के यहाँ बहुत प्रभावशाली तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और इस अंधेरे की एक खासियत यह भी है कि इस अंधेरे में रहने वाले ये युवा, ये अंधेरे की मार को झेल रहे हैं, उसके प्रहार को सह रहे हैं, और उसकी मर्मांतक पीड़ा को जीते हुए भी इस अंधेरे के सामने घुटना नहीं टेकते हैं। उनकी जिजीविषा कभी खत्म नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस उपन्यास में आपको मिलेगा कि जो इस उपन्यास का वाचक है, स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण को जिन उदात्त आवेगों में वो महसूस करता है, तो वो इस बात का साक्ष्य है कि अंधेरा चाहे जितना विराट हो, ये युवाओं की जिजीविषा को तोड़ पाने में अक्षम रहा है। और यह इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत है कि यह उपन्यास अंधेरे के सामने घुटना नहीं टेकता। और स्त्री सौंदर्य को उदात्ततम आवेगों में एक अंश है इस उपन्यास का, उसको मैं पढ़ूंगा। यह अंश स्त्री सौंदर्य को उदात्तम आवेगों में अभिव्यक्त करता है। मैं उसको यहाँ पढ़ रहा हूं। सभी की तरह मुझे भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खूबसूरती सुंदर स्त्री की दमकती हुई आभा बिखेरती देह लगती है। निपट एकांत हो
तो किसी पुरुष के सामने दीप्ति की सुनहली किरणें बिखेरती हुई हसीन औरत एक जादू होती है। वह ऐसा माया लोक होती है जहां सब कुछ विस्मृत हो जाता है, रह जाता है औरत का जादू। लगता है समस्त कलाएं इस महानतम कला से निःसृत होकर एकांत में फैल रही हैं, जर्रे जर्रे में समा रही हैं। एक संगीत बजता है, चित्र रचे जा रहे होते हैं, मूर्तियां स्थापित हो रही होती हैं, कविता और गद्य के उच्चारण सुनाई देते हैं, नृत्य के पगताल गूंजते हैं। सब कुछ स्तब्ध, सूना और समतल लगने लगता है उस पल। सब कुछ गतिमान, कलावान और कशिश भरा होता है। इच्छा होती है इसी क्षण मर जाने की, इच्छा होती है अनंत काल तक जीवन जीने की। सब कुछ थिरक रहा होता है, सब कुछ थमा हुआ होता है, भाग रहा होता है। तो उपन्यास के इस अंश में ये देखिए तो इस अंश के बहाने आपको यह लगेगा कि यह उपन्यास केवल केंद्रीय पात्र की स्त्री संबंधी सोच का परीक्षण नहीं करता है, बल्कि पूरे समाज के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण का अन्वेषण करता है। इसी उपन्यास में वाचक का जो मकान मालिक है, वो अपनी पत्नी को अमानवीयता से पीटता है और उसकी पिटाई से एक दिन उसकी पत्नी मर जाती है और अपनी स्त्री के प्रति अमानवीय यह जो मकान मालिक है, इससे वाचक घृणा करता है, लेकिन वह तटस्थ रहने को मजबूर है। तो स्त्री विरोधी समाज उसकी तटस्थता का भी, उसकी मजबूरी का उपयोग अपने पक्ष में करता है और वाचक यह सब देख रहा होता है कि कैसे उसकी तटस्थता का, उसकी मजबूरी का उपयोग ये सारा समाज अपने हित में कर रहा है और इससे उसको बड़ी कोफ्त होती है और वह एक प्रतिक्रिया देता है कि मैं अवसन्न रह गया, मेरी तटस्थता को इस घृणित आदमी ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। मुझे उस समय की स्मृति हो आई जब मकान मालिक की बीवी और कम उम्र की थी। वह 2 चोटियां करती थी और तेज आवाज में रेडियो पर फिल्मी गीत सुनती थी। मुझे उस स्मृति का स्मरण हुआ और मैं भड़क गया। इच्छा हुई सामने बैठे इस आदमी का कॉलर पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं नफरत से खौलते हुए एक किताब पलटने लगा। तो इस चीज को देखिए कि ये जो सामंती मानसिकता का दलदल है, जिसमें युवा ही नहीं, ये जो पूरी स्त्री संबंधी सोच है, ये किस तरह से एक किस्म की जकड़बंदी को महसूस करती है। तो इस जकड़बंदी की के तमाम सीखचों का अन्वेषण भी आपको इस उपन्यास में मिलेगा। और इस उपन्यास में एक स्त्री पात्र है वनिता। ये वाचक की भूतपूर्व प्रेमिका रही है, लेकिन इसने विवाह एक प्रशासनिक अधिकारी से किया है और वनिता के जो प्रशासनिक अधिकारी पति है, उसका रवैया स्त्री विरोधी रवैया है और वो विनीता के प्रति भी यही स्त्री विरोधी रवैया अख्तियार करता है। तो वाचक को लगता है कि बेरोजगारी के चलते विनीता ने उसे छोड़कर एक सफल व्यक्ति यानी प्रशासनिक अधिकारी से विवाह किया है। तो अरसे बाद जब वाचक की मुलाकात विनीता से होती है तो वह उस पर तंज करता है, लेकिन इस तंज में भी वाचक की इंसानियत लक्षित होती है और दूसरी तरफ वनिता के प्रशासनिक अधिकारी पति की एक किस्म की, आप ये देखिए कि एक शालीनता है और उसकी ये शालीनता क्या है? उसकी ये शालीनता उसके स्त्री विरोधी रवैये को कैमोफ्लेज करने का एक अस्त्र है। तो यहाँ एक 2 किस्म के दृष्टिकोण एक सामने है। एक वाचक है जो वनिता पर तंज कस रहा है और एक वनिता का जो प्रशासनिक अधिकारी पति है, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही जो है वो एलीट किस्म का व्यक्ति, लेकिन उसका सारा एलिटिज्म
उसके स्त्री विरोधी रवैये को छिपाने के लिए है। तो यह उपन्यास इस चीज को दिखाता है कि कोई समाज कितना संवेदनशील है। इसका एक पैमाना उसका स्त्री संबंधी दृष्टिकोण होता है, और जिस समाज में जो वर्ग और वर्ग विभाजित समाज है, इसमें मकान मालिक जैसा सामान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी जैसा अभिजात व्यक्ति स्त्री विरोधी दृष्टिकोण के उभयनिष्ठ धरातल पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा समाज एक संवेदनशील व्यक्ति को अवसाद के सिवा और दे ही क्या सकता है। लेकिन अवसाद की इस भयानक छाया से ग्रस्त वाचक अपने समुदाय से संवेदना के रिश्तों को खत्म करने से इनकार कर देता है। उसके भीतर एक किस्म का विप्लव उमड़ रहा है, और इस विप्लव में हम ये देखते हैं कि एक राघव जैसे चरित्र की बात उठती है। तो उपन्यास में यह जो राघव नाम का चरित्र है, हम ये देखते हैं कि इससे हमें पता ये लगता है कि ये वाचक के विद्यार्थी जीवन का मित्र रहा है वाचक का। लेकिन वर्तमान में इससे राघव से वाचक की कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन ये राघव कर क्या रहा है? ये राघव समाज में व्याप्त अत्याचार के विरुद्ध लोगों को खड़ा कर रहा है, उनके भीतर प्रतिरोधी चेतना पैदा कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है, प्रतिरोध को संगठित करने का काम कर रहा है। तो इस उपन्यास में राघव अन्याय के विरुद्ध जनता के सार्थक हस्तक्षेप का प्रतीक है। तो वो इस व्यवस्था की रक्षक आतताई पुलिस व्यवस्था और समाज के रसूखदार समझे जाने वाले शोषक तबकों से लोहा लेता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राघव जो है वो वाचक के अंतस्तल के विक्षोभों को संगठित करता है। तो उपन्यास के अंत की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि उपन्यास के अंत में ये जो जन आंदोलनों का बिखराव है, इसकी खुदरी सच्चाइयां भी अभिव्यक्त होती हैं। और यह उपन्यास याद कीजिए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। यह वो दौर था जब सोवियत सत्ता का विघटन हो चुका था और बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो चुका था, और भूमंडलीकरण की बयार ने देश में बहना इसी समय आरंभ किया था। तो इस दौर में मुक्तिकामी आंदोलनों की परंपरा को बड़ा झटका लगा था। सत्ता अपने नए और पहले से अधिक आक्रामक रूप में सामने थी, और मुक्तिकामी आकांक्षाओं को संगठित करके सक्रिय होने वाले तमाम मंच बिखर चुके थे। तो उपन्यास में राघव की उपस्थिति का हर जगह महसूस होना, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत का मायावी बना रहना, ये जन विह्वल आवेगों के हर जगह होने का और इन आवेगों को संगठित करने वाले मंचों के बिखराव का एक शक्तिशाली रूपक है। वाचक का अपने एकाकी शल से बाहर आना, अपने भीतर के मुक्तिकामी आवेगों का सामाजिकरण करना, ये सारी चीजें राघव की तलाश के बिंब में घनीभूत हो उठती हैं, और बदलते हुए संक्रमणशील आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हालातों में निराशा के गर्क होने के बजाय राघव से मिलाने वाली दिशाओं के अन्वेषण में भटकना कहीं ज्यादा मूल्यवान और सार्थक है। यह इस उपन्यास का संदेश है। तो हम ये देखते हैं कि इस उपन्यास में कई तरह का अन्वेषण है, और जो सबसे बड़ा अन्वेषण है वो यह है कि कैसे एक राघव जैसे चरित्र की खोज की जाए। जैसे आप मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है एक इसी तरह की एक खोज मिलती है कि एक ऐसे पुरुष को खोजा जाए जिसमें वो एक किस्म की वो ताकत हो जो एक नई व्यवस्था को कायम करने की कोशिश कर सके। तो और वो उसमें हमारी कोशिशें एक बेहतर समाज को बनाने में कामयाब हो सके। तो यह उपन्यास
अन्वेषण अंधेरे समय में निराश होने के खिलाफ उम्मीद का पक्ष रखता है, और राघव की तलाश में वाचक का भटकना, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बहुत कुछ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में जो एक तलाश मिलती है उससे मिलता जुलता है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर राघव की तलाश में वाचक भटक रहा है, तो मुझे अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, तो उसका यह अंश याद आता है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं, अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। तो यह उपन्यास उन संदर्भों को बुनता है जहां मुक्ति के पक्ष में भटकना भटकाव का नहीं बल्कि मनुष्यता के अन्वेषण का हिस्सा बन जाता है। तो मित्रों, ये कुछ विचार हैं मेरे अखिलेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं अर्पण जी के पास वापस चलता हूँ। अर्पण जी। जी शुक्रिया प्रियम जी, इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए, और जिस तरह से आपने अखिलेश जी के कथा साहित्य के विभिन्न तत्वों का अन्वेषण किया, सचमुच वह हमारे तमाम मित्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए उपयोगी है। और यह एक ऐसी कड़ी रही मित्रों जिसमें हमने शेखर जोशी जी को श्रद्धांजलि दी, और किस तरह इलाहाबाद से स्वयं शेखर जोशी जी, अखिलेश जी, प्रियम अंकित जी जुड़े रहे, इसे भी हमने समझा जाना। तो आज का दिन उदास करने वाला दिन है, और प्रियम जी भी कहीं न कहीं इसके लिए तैयार नहीं थे, मगर सब कुछ काफी समय से पूर्व नियोजित था। तो ऐसे में यह कार्यक्रम संभव हुआ, और हम लोग जो हैं इस एकाग्र को आगे बढ़ा रहे हैं, और शेखर जोशी जी से जुड़ी हुई बातें भी इस प्रसंग में आई और आगे भी आएंगी। यह भी उचित ही है, किसी एकाग्र का उद्देश्य भी यही है कि किसी लेखक विशेष और उसकी रचनाओं के बहाने उस पूरे काल को समझा जाए, उसकी पूर्ववर्ती पीढ़ियों के लेखन को और परवर्ती पीढ़ियों के लेखन को समझते हुए उनके बीच किस तरह का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, इसे हम समझें। आज प्रियम अंकित जी के इस वक्तव्य में हमने वह तुलनात्मक अध्ययन भी देखा। विश्व साहित्य से भी कई ऐसे प्रसंग आए जो अपेक्षित थे, और जिनके माध्यम से या जिनके बीच हम लोग अखिलेश जी के साहित्यकार पक्ष को देख समझ सकते हैं। उनके लेखक की जिस तरह की शैली है, जो अंदाज है, जिसमें हंसाना, रुलाना, व्यंग सब साथ साथ चलता है, वे सब चीजें आई। युवा पीढ़ी पर भी और उसकी समस्याओं पर भी विस्तार से बात हुई, और समाज में जो कई तरह के प्रछन्न चेहरे हैं शालीनता को ओढ़े हुए, उन सबको भी अखिलेश का कथाकार कैसे उजागर करता चलता है, इसे भी हमने देखा। और एक रचनाकार के उपन्यास को उसकी कुछ अन्य कहानियों के साथ जोड़कर भी प्रियम अंकित जी ने उचित ही किया, और यह एक ऐसी बातचीत हुई
एक ऐसा वक्तव्य हुआ जिससे हम सचमुच अखिलेश के कथा साहित्य में कुछ गहरे डूबकर उसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक बार पुनः शुक्रिया प्रियम अंकित जी, आपने समय निकाला और मन से अपनी बात रखी। जी धन्यवाद। शुक्रिया अर्पण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।